दोस्तों नमस्कार। दुनिया ने भारत से सवाल किया कि आपकी करेंसी नीचे जा रही है। भारत का जवाब था जी नहीं, हमारी करेंसी नीचे नहीं जा रही है बल्कि डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया ने सवाल किया कि भूख को लेकर भारत की स्थिति नाजुक हो चली है, जो रेड जोन में आ चुकी है। भारत ने कहा जी नहीं, हम तो इस देश में लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, दुनिया के 20 देशों को भी अनाज दे रहे हैं। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं। दुनिया ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संकीर्ण होती चली जा रही है। हमने कहा जी नहीं, यह गलत बात है। दुनिया ने सवाल किया धार्मिक सहिष्णुता जो थी वह असहिष्णुता में बढ़ती चली जा रही है। भारत का जवाब था जी नहीं। जवाब सरकार के हैं कमोवेश हर क्षेत्र को लेकर, और हर क्षेत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया भर की जितनी भी संस्थानें हैं, जब वह किसी इंडेक्स पर अध्ययन करती है तो उसमें भारत को भी शरीक करती है। और भारत के इर्द गिर्द जो पड़ोसी देश हैं, वो चाहे सार्क के साथ खड़े हों या फिर ब्रिक्स के दायरे में आए, चाहे वो G20 के दायरे में आए या फिर G7 के दायरे में आए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश, तमाम चीजों का आकलन दरअसल इसी दायरे में होता है। और आज से नहीं होता है, यह 1950 के बाद से दुनिया भर की परंपरा सी बन गई है। लेकिन भारत सरकार को यह लगता है कि दरअसल यह सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, क्योंकि मौजूदा सरकार जितना बेहतरीन काम कर रही है वह तो आज नहीं कल विश्व गुरु हो जाएगी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं 2014 के बाद तमाम क्षेत्रों को लेकर जो भी दुनिया भर के संस्थानों का जो ग्लोबल इंडेक्स को लेकर एक आईना है, उसे आज इस रूप में सामने रखा जाए कि 2014 में क्या स्थिति थी और 2021-22 में क्या स्थिति हो गई। क्या वाकई हम कहीं पर हमारी ग्रोथ क्या वाकई ऐसी हो चली है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि भारत के भीतर लोकतांत्रिक चीजें जीवित हैं। भारत के भीतर हर क्षेत्र को लेकर जितने भी सवाल होते हैं, हमें लगता है आज अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के आईने तले उस सोशल इंडेक्स को, उस ग्लोबल इंडेक्स को, उस ज्योग्राफिक इंडेक्स को और भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को जरा परखने की कोशिश कीजिएगा। हमारी टीम ने तमाम चीजें उस दौर की निकाली। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तो जाहिर है उससे पहले उन्होंने इस देश को जो नारे दिए थे वो ब्लैक मनी को लेकर था, देश के भीतर में सामाजिक असमानता कैसे है उसको लेकर था। और उस वक्त की मनमोहन सरकार घोटाले घपलों में जिस तरीके से लिप्त बताई जा रही थी, उसमें तमाम चीजों में सुधार को लेकर जिक्र था। हमने अपने पीछे जो तस्वीर लगाई है ये 2014 की है। 26 मई जब शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हमें लगता है शुरुआत करनी चाहिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसके दायरे में दरअसल सिविल लिबर्टीज आती हैं, प्लुरलिज्म आता है, पॉलिटिकल कल्चर आता है और उसका पार्टिसिपेशन आता है, और हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस भी आता है। 2014 में हमारी रैंकिंग थी दुनिया के भीतर में 27 रैंक पर भारत आता था, लेकिन आज की तारीख में यह दुगनी हो चली है, 54 की रैंकिंग है। दूसरी स्थिति है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2014 में 130 पर थे, इसमें सिर्फ 2 पायदान और नीचे आए हैं, 132 पर हो गए हैं 130 से आगे आकर। जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस का जिक्र होता है, PW रिलीजियस इंडेक्स, उसके दायरे में जो हमारी सोशल हॉस्टिबिलिटी थी वह 9.0 थी, जो आज की तारीख में बढ़कर 9.9 हो गई है। उस समय जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस थे वो 5.0 था, आज की तारीख में ये 6 पर छू रहा है, यानी 1% इसमें भी बढ़ गया। जो लॉरी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स है वो कहता है कि दरअसल इंडिया की रैंकिंग 2018 में, कोविड से पहले, उससे पहले वह नहीं कर रहा था। उसने बताया था उस वक्त हमारी रैंकिंग 41 है। इसमें नेशनल पावर और इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन इकोनॉमी होता है, डिप्लोमेसी होती है, मिलिट्री कैपेसिटी होती है, ट्रेड, फ्यूचर ट्रेंड्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। इसमें हम और नीचे आए, 41.5 से नीचे आ गए, हम 39 पर आ गए।
जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, जो भारत स्वावलंबन और अपनी परिस्थितियों को लेकर लगातार कहता है कि हम मार्केट इकोनॉमी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो रैंकिंग अगर आप 2020 में ये पहली बार जब आई तो पता चला 27 थी और ये बढ़कर 36 हो गई। उसके बाद भारत की जो फ्रीडम हाउस फ्रीडम इन द वर्ल्ड है, उसकी 2014 में रैंकिंग 77 थी, जिसमें फ्री स्थितियां थी, वह घटकर 67 हो गई। 2021 में पार्शली फ्री निकल कर आई और उसके बाद 68 पहुंच गई इस बरस जो निकल कर आया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसमें भी हम 40 से 44 पर आ गए। 2013 में 40 पर थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है और जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी होती है, उसको लेकर यह मापदंड किए जाते हैं। अगला सवाल था कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो था वह 140 पर था 2014 में, आज की तारीख में यह 150 पर आ गया है। और इसके दायरे में जो मीडिया इंडिपेंडेंस होती है, जो प्लुरलिज्म होता है, जो सेल्फ सेंसरशिप होती है, जो अब्यूजेस होते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी या निकल कर आती है, वो 10 हम और पायदान ऊपर चलेगा, यानी स्थिति और नाजुक हो गई। वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी रैंकिंग 66 हुआ करती थी, अब 70 प्लस में हम आकर खड़े हो गए हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि हमारा जो क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस सिस्टम है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं और जो करप्शन का खत्म होना है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दिखाई देनी चाहिए, उसको लेकर जो रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट चीजें होती हैं, उस दायरे में भी हम कुछ पायदान और नीचे आ गए। ये वर्ल्ड ग्लोबल एस्पेक्ट में चीजें चल रही हैं जो हम आपको बतला रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की एक है हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें हम 117 नंबर पर हुआ करते थे, अब 140 पार कर गए हैं। और इसके दायरे में वो सारी चीजें होती है जो पर कैपिटा इनकम की हो, जो सोशल सपोर्ट की हो, जो हेल्थी लाइफ एफिशिएंसी होती है उसको लेकर हो, और फ्रीडम और जो जीवन में आपको पसंद है उसको लेकर आप कितना काम कर सकते हैं उसके मद्देनजर हो। प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स इसके ठीक पैरेलल में आता है। यह रैंकिंग 2015 में थी 99 पर, आज की तारीख में यह बढ़कर 103 पर आकर खड़ी हो गई है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल आता है कि जो वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, जो जॉर्जियन इंस्टीट्यूट वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, जो अपने तौर पर कहता है महिलाओं को लेकर जस्टिस एंड सिक्योरिटी के मद्देनजर, उसमें भी हम 131 पर 2017 में थे, उसके नीचे पहुंच गए हम 134-35 पर आकर खड़े हो गए। जो इंस्टीट्यूट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, यह भी बड़ा ध्यान दीजिए, इसमें इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका साइज मैटर करता है, जो लीगल स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है, जो ट्रेड इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दिशा में आते हैं उसमें कितनी आज़ादी है वह भी मायने करता है, और इसमें लेबर्स के और उसके बिजनेस से जुड़े हुए जो रेगुलेशंस होते हैं वह भी मायने करते हैं। 2014 में ये 95 पर था, लेकिन आज की तारीख में ये 107 पर आकर खड़ा हो गया है। इसके बाद आइए कैटो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके दायरे में आपके रिलीजियस फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज, मानवाधिकार जो चीज़ें होती हैं, बोलने की जो स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एसोसिएशन और असेंबली, आप कहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं उसको लेकर होता है, और एक लीगल सिस्टम भी होता है, और जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके मद्देनजर भी होता है, और इसके दायरे में इंटरनेशनली ट्रेड भी जुड़ा होता है, उसको लेकर कितनी आज़ादी किस रूप में काम कर रही होती है। यह 75 रैंकिंग भारत की 2015 में थी, जो आज कर बढ़ते बढ़ते 112 पर पहुंच गई, यानी 37 पायदान नीचे चली गई। अब यहां पर शुरू होता है दूसरा। आर्थिक मुद्दों पर दुनिया की बड़ी नजर रहती है क्योंकि भारत को लेकर उनका मानना है भारत एक मार्केट इकोनॉमी है, और उस दायरे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, यानी इसके दायरे में जेंडर पार्शियली जो मेथड होता है उसमें ग्लोबल रैंकिंग, बेंचमार्क, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ, सर्वाइवल और एजुकेशन को देखा जाता है। 2014 में हमारी रैंकिंग हुआ करती थी 114, और आज की तारीख में यह रैंकिंग है 142। हम धीरे 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 कहां आ रहे हैं, इसमें एक चीज वर्ल्ड बैंक जिससे हम सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, उसने वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स के तौर पर भी रिसर्च किया। अब ये नहीं हम कह सकते हैं कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत है,
क्योंकि हम जिससे लोन ले रहे हैं वह भी तो कुछ आपके देश को नापेगा, परखेगा, समझेगा। तो उसने जो वर्ल्ड बैंक के जो वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स है, इसके दायरे में जो महिलाओं की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहती है, जो उनकी मोबिलिटीज होती है, यानी जो उस ट्रैवल कर सकते हैं उस प्रोसेस में कहां पर उनको बिजनेस करना है, जो वर्क प्लेस होता है, जो उनको पेमेंट मिलती है, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप होती है, सारी चीज़ों को देखिएगा तो इसमें हम 111 से 124 नंबर पर आकर खड़े हो गए। इसके बाद आता है जो लिबर्टी वर्ल्ड इंडेक्स है मोरल फ्रीडम को लेकर, ये फाउंडेशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लिबर्टी वर्ल्ड इंडेक्स ने ये क्रिएट किया। इसमें 2016 में हमारी रैंकिंग थी 41, आज की तारीख में ये रैंकिंग है 72। इसके दायरे में धर्म आता है, परिवार आता है, सेक्सुअल, ड्रग्स, बायोलॉजिकल या बॉथिकल फ्रीडम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इसके दायरे में आती है। और ये ग्लोबल रैंकिंग है जिसमें हमने छलांग लगा दी है, 32 पायदान और नीचे चले गए। जो अमेरिका का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक इंडेक्स क्रिएट किया। 2014 में भारत का नंबर था 25वां। यह एक लिहाज से मॉनिटर करते हैं आईपी प्रोटेक्शन को लेकर और यह ग्लोबल रैंकिंग होती है। लेकिन भारत 25 के बाद 16 पायदान और गिर गया और 41 पर आकर खड़ा हो गया। और जब सरकार कहती थी ना भ्रष्टाचार पहले बहुत है, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत का नंबर 2014 में 85 नंबर पर था, उसमें भी भारत नीचे आ गया और वो एक लिहाज से 87 पर पहुंच गया। 2 पायदान हम करप्शन को लेकर भी नीचे आ गए। ये दुनिया की नज़र है, ये विपक्ष की नज़र नहीं है। और भारत सरकार का अपना आंकड़ा अपनी जगह काम करता है और सरकार कहती है कि देखिए हमारे ही आंकड़े सही होते हैं। दुनिया के भीतर तो भारत की सरकार को लेकर ना जाने विपक्ष के साथ मिलकर वो क्या क्या करते हैं। तो ऐसे में हमने निकाला कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या कहता है। इसके दायरे में आता है दरअसल जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी होती है ना, वहाँ पर कितनी क्वालिटी का एजुकेशन दिया जा रहा है, जो माइक्रो फाइनेंस होता है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी होती है, और जो खास तौर से वेंचर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है और बिजनेस सोफिस्टिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इसको लेकर भी वर्क करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भारत का नंबर ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं एक के बाद एक करके। वो 76 से हम लोग 48 पर आ गए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस निकाला उसमें भारत एक झटके में 29 पायदान नीचे आ गया। 40 से हम नीचे 69 पर आ गए, यानी 29 पायदान और नीचे आ गए। इसमें खास तौर पर यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि इसके जो अलग अलग 12 पिलर्स होते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर भाषण में करते हैं, उसके पायदान पे हम नीचे आए हैं। इसके दायरे में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनेमिज्म और इनोवेशन कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन हम इसमें नीचे चले जाते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, हम करेंसी, हम रुपए पर कुछ नहीं कहेंगे, प्रेस फ्रीडम पर हम कुछ नहीं कहेंगे, धार्मिक सहिष्णुता पर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सारी चीज़ों को नकारेंगे, हम हंगर इंडेक्स को नहीं मानेंगे। मत मानिए, लेकिन बिना दुनिया के साथ खड़े हुए ना तो विश्व गुरु बन सकते हैं, ना इस देश को चला सकते हैं। करेंसी सीमाएं नहीं देखती है। बिजनेस मॉडल दुनिया के भीतर किसी भी कॉरपोरेट का सीमा नहीं देखता है, वह चीज़ों को एट पार ले जाता है। और अब तो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में, लेबर हो, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है, सारी परिस्थितियों को जोड़िएगा तो दुनिया से आपके आर्थिक सामाजिक संबंध होते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल वे में दुनिया से अलूफ होते चले जाएंगे, यानी अलग होते चले जाएंगे, तो इंडेक्स को आपको समझना होगा। और यहां पे हमको लगता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स अगर भारत के भीतर ही एक सेकंड के लिए झांक कर देखें, 2019 और 2021 इस रैंकिंग को समझिए। बेंगलुरु 79 पर था, बेंगलुरु आज 96 पर है। दिल्ली 68 पर था, आज ये 86 पर है। हैदराबाद 67 पर था, आज ये 85 पर है। मुंबई 78 पर था, आज ये 93 पर है। इसके दायरे में हेल्थ आता है, सेफ्टी आती है, मोबिलिटी आती है, एक्टिविटीज़ आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, जो गवर्नेंस जिस रूप में करता है, यानी सारी सिटीज़ रैंकिंग में नीचे चली गई।
सवाल सरकारों का नहीं है इस देश के भीतर के उन वातावरण को परखने का, और इस दायरे में जब आप यूनिट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के दायरे में आते हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस अपना इंडेक्स कहता है, जिसके दायरे में लिविंग कंडीशंस होती हैं, आपके जीवन जीने के तौर तरीके होते हैं, हेल्थ केयर होता है, एजुकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, संस्कृति होती है, उसके जो इन्वायरमेंट होते हैं भारत के अलग अलग शहरों में, उसको जब परखना शुरू कीजिएगा तो दिल्ली 110 से नीचे आ गया 119 पर, मुंबई 115 से नीचे आ गया 125 पर। अब इस प्रोसेस के भीतर, ये तो देश के भीतर की हम आपको स्थिति बता रहे थे, क्योंकि इसके दायरे से जब आप आगे निकलना शुरू करेंगे तो आपके जहन में एक चीज आएगी कि भाई ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी तो ग्लोबल रैंकिंग होती होगी, भारत के भीतर जिंदगी जीने के दौरान क्या स्थिति है। और जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तब क्या है और आज क्या है, उस समय 48 था 2014 में। इसके दायरे में दरअसल परचेजिंग पावर आता है, हमारा जो कंज्यूमर क्लास है, उपभोक्ता जो है, जो पॉल्यूशन है वो आता है, जो हाउस प्राइस इनकम रेशियो होता है, जो आप मकान खरीदते हैं और आपकी जो इनकम है उसको टटोला जाता है, परखा जाता है, और आपको जिंदगी जीने के दौरान कितना खर्च करना पड़ता है और आपको हेल्थ कितनी सेफ्टी स्टेट के जरिए मिलती है, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके दायरे में जो क्लाइमेट इंडेक्स है ना वह भी आता है। तो इसको कहते हैं न्यूम्बियो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 2014 में रैंकिंग थी 48, आज की तारीख में ये रैंकिंग है 66-67। अब इस दायरे के भीतर में एक चीज और हम लोग को देखना चाहिए, जो ग्लोबल रैंकिंग होती है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं फेल्ड स्टेट के तौर पर तो अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमी और पॉलिटी के चक्कर में। इसमें भी हम लोग का रिजल्ट यह है कि भारत जो है 16 प्लेस नीचे चला गया है। कल तक 81 नंबर पर थे, आज ये घटकर 65 पर आ गया है, यानी वहां भी हम लगातार नीचे आ रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक अपने तौर पर जो बिजनेस रिपोर्ट देता है, उस बिजनेस रिपोर्ट के दायरे में भारत बहुत आगे बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 142 से 63 पर आ गए हैं, लेकिन वो दायरा जो है, जो वर्ल्ड बैंक अपने अलग बिजनेस रिपोर्ट में बतलाता है कि वो सिमट गया है चंद हाथों में, जिसका जिक्र भारत के भीतर भी होता है, यानी जो इन इक्वलिटी कॉरपोरेट सेक्टर के भीतर भी है और इंटरनेशनली इकोनॉमी को लेकर भी है, वह भी बढ़ गई। लेकिन भारत ने अपने तौर पर रैंकिंग में रोज किया, यानी आगे बढ़ा है। अब यहां पर एक और सवाल है कि जो सेंटर फॉर लॉ डेमोक्रेसी ग्लोबल आरटीआई रैंकिंग बड़ी मैटर करती है। आरटीआई भारत में भी अपनाया गया। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं थे, उस समय भारत की रैंकिंग दूसरे नंबर पर थी। ये बढ़ते बढ़ते अब 7वें रैंकिंग पर आ गई है, यानी 5 प्लेस भारत ने गंवाए हैं। इस दौर में बार बार ये सवाल होता है कि जो कैटेगरीज 7 कैटेगरीज है उसमें भारत ने बहुत चीज़ें डाइल्यूट कर दी है। मसलन जो राइट टू एक्सेस हम जानना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। हमारे लिए जानने का स्कोप कितना है, आप जवाब नहीं देते हैं। जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, वो और मुश्किल कर दिया गया है। जो हम एक्सेप्शनल और रिफ्यूज़ल जो करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो बढ़ गया है। जो हम अपील करते हैं और उसको लेकर जो दबाव होता है सरकार का, वो सैंक्शंस बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ें बतलाती हैं कि हम जब उस दायरे में आकर खड़े हो जाते हैं, और इस दायरे में हमको लगता है जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी इस बार किया, जिसमें भारत 107वें नंबर पर है। पिछले बरस हम 2020 में हम लोग 94 नंबर पर थे और 2014 में हम 55 नंबर पर थे, यानी 55 से 107 पर भारत की भूख की रफ्तार है। और सरकार की तरफ से पीआईबी ने कल एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि यह सब कुछ गलत है। हम गलत बताने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन उसमें सुधार कैसे करें यह बताने की स्थिति में हम नहीं आ पाते हैं। तो यह फेलियर ऑफ गवर्नेंस है या नहीं है, यह तय जरूर कीजिए, क्योंकि इन सब के दायरे में हम जब लगातार चीजों को परखते हैं, खासतौर से चिल्ड्रन को लेकर जो मॉर्टलिटी रेट होता है, जो चाइल्ड के साथ जो स्कूल जाना है, चाइल्ड लेबर है, उसमें भी हम 3 पायदान और कमजोर हो गए, 116 से 119 पर पहुंच गए। दुनिया के सामने हमारी जो अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने की जो परिस्थिति थी, उस रैंकिंग में भी हमने 11 पायदान खुद को नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। और अलग अलग तरीके से इतने सारे इंडेक्स दुनिया भर में होते हैं, तो सवाल सिर्फ यह है कि क्या अगर हम नेशनलिटी के इंडेक्स पर आए, नेशनलिटी का इंडेक्स 2014 में 88 नंबर पर था,
आज ये 99-100 नंबर पर आकर खड़ा हो गया है और इसके दायरे में हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, पीस आता है, स्टेबिलिटी आती है, फ्रीडम आती है, ट्रैवल फ्रीडम आती है, सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम 12 पायदान और नीचे आकर खड़े हो गए। तो अलग अलग दायरों में, और इसमें दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं जो दुनिया के हर देश को लेकर रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर इस दायरे में अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को देखें, जिसमें लिटरेसी आती है यानी पढ़ाई लिखाई, जिसमें लेबर फोर्स यानी मजदूरों की फोर्स आती है, जिसमें जेंडर गैप आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आता है। अब आप सोचिए कि 2013-14 में हमारा नंबर 78 था, आज कितना होगा? ये 110 हो गया है। अब आप समझ रहे हैं चीज़ें कैसे डाइल्यूट हो रही है, और हमारे नकारने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस दायरे के भीतर में हमारी हर चीज़ जो एजुकेशन, हेल्थ और फ्रीडम, प्रेस, सबसे जो जुड़ी हुई है, इसमें अगर आप क्लाइमेट चेंज के दायरे में आते हैं तो ये समझना होगा कि जैसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 2014 में हम 11वें नंबर पर थे, आज की तारीख में ये दुगने से ज़्यादा 25वें नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। जो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस ये एक येल यूनिवर्सिटी है वो अपने तौर पर खड़ा करती है, जिसमें हेल्थ और प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम होता है, उसको लेकर तब हम रैंकिंग 155 थी 2014 में, आज ये 168, 169, 170 पर आकर खड़े हो गए हैं। और हमारे से बेहतर नेपाल भी है, हमारे से बेहतर पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है। ये सारी चीज़ें बताने की नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक करने की है। और क्लाइमेट रिस्क को लेकर हम लगातार नीचे जा रहे हैं। 2014 में रैंकिंग 18 थी, ये रैंकिंग होती है, इसमें जब आप लोअर यानी आपका हाई पॉइंट पे रहते हैं वो अच्छा माना जाता है, उसमें घटते घटते हम 6ठे नंबर पर आ गए, यानी ये एक लिहाज से सबसे बुरी स्थिति के दायरे में हम आकर खड़े हो गए हैं। और हमसे कॉम्पिटिटिवली बेटर हमारे तमाम पड़ोसी देशों की भी रफ्तार है। इसमें अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र अगर आपसे करने लगे तो एक चीज़ समझिए कि ये रैंकिंग 7वें नंबर पर होती थी, यह भी घट गई है, जिस बात का जिक्र सरकार कहती है इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब हम टॉप 20 के दायरे के बाहर निकल गए हैं। दुनिया भर में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम 25 के भी पार कर गए। उससे पहले 2014 में हम 7वीं रैंकिंग पर हुआ करते थे। हमको लगता है कि ये इतनी रैंकिंग की पूरी एक के बाद एक रिपोर्ट है। अगर उस रिपोर्ट के दायरे में कुछ चीज़ों को और माइन्यूटली समझना शुरू करें, जैसे स्किल रिपोर्ट कहती है, उसके दायरे में आता है इसमें स्टेट के जो अपने नेशनल पॉपुलेशन को लेकर क्या है, पॉपुलेशन का जिक्र आरएसएस चीफ ने भी किया। इस दौर में जो भी डाटा होता है इसको लेकर क्या काम हो रहा है, बिजनेस के क्षेत्र में उससे जुड़ा हुआ हम 50 हुआ करते थे, वह बढ़कर हम 56 पे आ गए। टेक्नोलॉजी में हम 44 हुआ करते थे, वह बढ़कर हम 66 पे आ गए। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। जो डाटा साइंस था हमारा वो 51 था, उस दौर में जो कलेक्शन की स्थिति थी, आज वो हम 67 पर आ गए। यह सारी परिस्थिति बताती है। और इस दायरे में होते होते हमें लगता है एक चीज और परखनी चाहिए, माइग्रेट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। इसमें मॉनिटर यह किया जाता है कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं या प्रवासी जो होते हैं, उसमें दुनिया के जो 5 कॉन्टिनेंट हैं उसके मद्देनज़र 8 पॉलिसी मैटर करती है। पहली, लेबर को लेकर कितनी आवाजाही हो रही है, फैमिली रीयूनियन के लिए कितनी आवाजाही हो रही है, एजुकेशन को लेकर कितना हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस आप कहाँ पर बसा रहे हैं, किस रूप में बसा रहे हैं, नेशनलिटी को लेकर कितना हो रहा है, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन और हेल्थ को लेकर कितना हो रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि हम इस जो 52 देशों की सूची बनाई गई इस दायरे में, उसमें भारत का नंबर 52 यानी आखिरी है। दोष किसी को क्या दिया जाए? मुश्किल यह है कि हम अगर हर क्षेत्र में इस तरीके से डाइल्यूट होते चले जा रहे हैं तो विश्व गुरु एक ऐसा शब्द भर है जिसको क्वाइन किया गया, लेकिन उससे आगे की परिस्थिति बतलाती है कि दुनिया भर में जितने भी प्राइवेट भी अगर आप देखेंगे, चाहे उसमें आप ऑक्सफैम को देखिए, ब्लूमबर्ग को देखिए, अगर इनकी रैंकिंग के दायरे में भी अगर हम निकलकर अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, जैसे रिच एंड पुअर को लेकर जो कंपैरिजन ऑक्सफैम ने किया, उसमें भारत की रैंकिंग 129 है।
यानी सबसे नीचे पूरे साउथ ईस्ट एशिया के भीतर में भी हम सबसे नीचे हैं, सारे पड़ोसी हमसे बेहतर की स्थिति में हैं। ब्लूमबर्ग ने अपने तौर पर किया कि जिस तरीके से पेंडेमिक आता है और जो देशों के भीतर 54 देशों को उसने चुना कि हम मेजर करते हैं यहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, कोविड को लेकर क्या काम हुआ, उसने बताया कि भारत की रैंकिंग 50वें नंबर पर है और कुल देश 54 ही थे उस लिस्ट में, जिस दायरे में ब्रिक्स भी है, सार्क भी है, जिस दायरे में G20 भी है, G7 भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए हुए हैं ना दुनिया भर में, वो सारी चीजें हैं। और इसमें एक आखिरी चीज हमको लगता है जिक्र करना चाहिए, इकोनॉमिक एंड पीस पॉजिटिव पीस इंडेक्स, क्योंकि शांतिपूर्ण स्थिति में मॉनिटर ये किया जाता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उसमें अपने नागरिकों को लेकर सरकार का क्या नजरिया होता है और ये सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में उसको कैसे रिबिल्ड किया जा सकता है, इसको लेकर। और इसमें 51 देश, जिसके भीतर में ब्रिक्स के भी 5 देश शामिल हैं, उसमें भारत की रैंकिंग 51 पर है। क्या क्या नकारेंगे, कैसे कैसे नकारेंगे अगर यह रफ्तार कमोवेश हर क्षेत्र को रही है जो हमने आपसे जिक्र किया। जिम्मेदारी कोई लेगा या हम इस बात को कहेंगे नहीं नहीं करेंसी ठीक है, डॉलर ऊपर जा रहा है, नहीं नहीं भूख बिल्कुल नहीं, हम मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, नहीं नहीं प्रेस फ्रीडम बरकरार है, वो तो रैंकिंग के लिहाज से मत जाइए, हमारी यूनिवर्सिटी शानदार है, हमारा हेल्थ सिस्टम शानदार है, सिर्फ पश्चिमी देशों का नजरिया गलत है। तो दुनिया के तमाम विकसित देशों के साथ हमारे जो आर्थिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, वैदेशिक संबंध, हमने उसे काटा तो नहीं है। इसी दुनिया के भीतर ही भारत को उस मानचित्र पर खड़ा होना है, मजबूत होना है, स्वीकारना होगा, तभी समाधान के रास्ते मिलेंगे। अन्यथा अस्वीकार कीजिएगा तो समाधान के रास्ते खोलने की ताकत आपके भीतर नहीं आएगी। देश के लोगों को यह समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।